हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के 2024 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये पेपर है हमारे सामने 2024 में अभी ये पेपर हुआ है। हिंदी कक्षा 10 का ये पेपर है उत्तराखंड बोर्ड का। इसको हम हल करेंगे। इसका कोड है 201 HAB। तो आइए देखते हैं। इसका जो समय है 3 घंटे का है और पूर्णांक इसका 80 नंबर का है ये पेपर, क्योंकि 20 नंबर का स्कूल से प्रैक्टिकल होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 20 नंबर स्कूल से मिलते हैं, विद्यालय से मिलते हैं। तो आइए पेपर को बिना देरी किए हुए हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है? इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, अ और ब हैं। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। खंड अ में पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश को पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैंने यह गद्यांश पहले ही पढ़ लिया है। आप भी इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ करके लिखने हैं। अब इसमें गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या क है, पहले का क है, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदक को कोई दंड देने की आवश्यकता क्यों नहीं है? तो गद्यांश में से इसका उत्तर छांटते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की, यहाँ से देखिए, ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत नहीं है। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता, उसे और क्या दंड चाहिए? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त हो जाता है। यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिएगा। इसमें ख प्रश्न है, मनुष्य निंदा क्यों करता है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं गद्यांश में। ख का उत्तर हो जाएगा, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी होता है। यहाँ से देखिए, मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उन सब से अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न ग है, देवताओं को किससे ईर्ष्या होती है? इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों, यहाँ से, स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया हुआ अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा कि उन्हें कर्मी मनुष्यों से ईर्ष्या होती है। अगला प्रश्न आता है, ईर्ष्या द्वेष से बचने का क्या उपाय है? इससे किस प्रकार से बच सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए। जिस दिन उसके अंदर यह भावना आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक ईर्ष्या द्वेष या निंदा हो जाएगा। तो ईर्ष्या द्वेष लिख देंगे तब भी सही है, निंदा लिख देंगे तब भी सही है। प्रश्न संख्या 2 में मित्रों निबंध लिखने के लिए आता है। तो दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 2 विषय दिए हैं, एक है जनसंख्या वृद्धि और एक है उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा। तो किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। संकेत बिंदु मतलब हेडिंग दिए हुए हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि के जो हेडिंग है वो है
भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर, ये हेडिंग हो गया, काले पेन से हेडिंग लिखिए और इसके बारे में लिखिए। फिर है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट, ये हेडिंग लिखिए और उसके बारे में लिखिए। फिर है भविष्य में जनसंख्या से स्थिति, हेडिंग लिखिए, उसके बारे में लिखिए। और जनसंख्या नियंत्रण से उपाय, तो हेडिंग डालना है और उसके बारे में लिखना है। तो ये स्वयं लिखने का प्रश्न है, इसको ये थोड़ा बड़ा है, इसको मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। तो आप इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा जो निबंध है, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा। उत्तराखंड का प्राकृतिक स्वरूप, प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा की भयावहता और आपदा से निपटने के उपाय। ये हेडिंग है। इन हेडिंगों के आधार पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो ये आपको, आपका मास्टरमाइंड होगा या आपके पास जो भी गाइडें वगैरह होंगी उनमें ये निबंध आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम क ख ग है, मतलब आपको अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखना है, आपका नाम क ख ग लिखना है। अथवा यदि ये आपको पत्र नहीं आता तो अथवा करके दूसरा पत्र दिया है, निकटवर्ती किसी पर्यटन स्थल के एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण हेतु अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की ओर से अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखने हैं। यहाँ भी आपका काल्पनिक नाम क ख ग है, आपको ओरिजिनल नाम नहीं लिखना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले धन्यवाद पत्र किस प्रकार से लिखते हैं। आपको ये करना है तो ये कीजिए, ये करना है तो ये कीजिए, कोई एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। धन्यवाद पत्र कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। शुरू में लिखेंगे धन्यवाद पत्र, उत्तर नंबर डाल देंगे, उत्तर संख्या 3 और धन्यवाद पत्र। सबसे पहले मित्र का एड्रेस डाल देंगे, कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। 242 सुभाष नगर देहरादून, दिनांक 28 फरवरी 2024 मैंने लिखा क्योंकि 28 फरवरी 2024 को ये पेपर हुआ था हिंदी का उत्तराखंड बोर्ड में, इसलिए मैंने यहाँ पर 28 फरवरी ही लिखा है। फिर बाईं ओर से पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे। प्रिय मित्र ललित, सादर प्रणाम। आप अपने मित्र का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, अपना नाम काका गा ही लिखना है, ठीक है। प्रिय मित्र ललित, सादर प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप कुशलतापूर्वक होंगे। मेरे जन्मदिन पर आपके द्वारा उपहार स्वरूप भेजा गया डिजिटल कैमरा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी उपहार लिख सकते हैं, मैंने डिजिटल कैमरा लिखा है, मुझे अभी अभी प्राप्त हुआ है। तुम्हारा यह उपहार मेरे लिए आज का सबसे अमूल्य उपहार है। आज जन्मदिन के अवसर पर तुम्हारा यह उपहार पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारा यह हो जाएगा, यह उपहार पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। यदि तुम भी यहाँ उपस्थित होते तब मैं और अधिक प्रसन्न होता, किंतु तुम्हारी मजबूरी को मैं जानता हूँ। अब तो बस यही कहूँगा कि आगे भी अपने प्रेम की मधुर छाया मुझ पर बनाए रखना। यहाँ सब कुशल हैं। भेजे गए उपहार और स्नेह के लिए तुम्हारा हार्दिक धन्यवाद। माताजी और पिताजी की ओर से आशीर्वाद, माताजी पिताजी की ओर से आशीर्वाद। और तुम्हारा मित्र, यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया है संजीव। यहाँ पर आपको नाम संजीव की जगह आपको क ख ग लिखना है, क ख ग, अपना नाम नहीं लिखना, क ख ग लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पत्र को पूरा कर पाएंगे। अब इसमें जो अथवा करके पत्र है, तो ये अपने प्रधानाचार्य के लिए लिखना है, इसको आप लिख लेंगे, आप कर सकते हैं इसको क्या करना है, जैसे कि आप छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखते हैं वैसे ही लिखना है। सेवा में प्रधानाचार्य, सेवा में प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम ओरिजिनल नहीं लिखना है। तो इस तरह से कुछ भी नाम बाहर दूसरे स्कूल का कुछ भी नाम डाल सकते हैं। और अपने स्कूल का नाम लिखने के बाद महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि हमारी कक्षा को एक दिन शैक्षिक भ्रमण के लिए उस जगह का नाम लिख देंगे जिस जगह पर जाना है आपको, जैसे देहरादून में FRI जाना है, या विज्ञान धाम जाना है, या सहस्त्रधारा जाना है,
कहीं भी आप लिख सकते हैं कि मुझे वहाँ पर भ्रमण के लिए हमारी कक्षा के विद्यार्थियों को जाना है, आपसे प्रार्थना है कि शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। तो इस तरह से आप, मैंने शॉर्टकट में बताया, आप इसको पूरा पत्र को लिख लेंगे, परीक्षा के लिए तैयार कर लेंगे पत्र को। मित्रों, आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित खंड का और खा में क्रियापद छांटिए और उनके भेद लिखिए। तो पहला है क, मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो इसमें जो क्रियापद है वो है खेलता हूं। सबसे पहले तो आपको क्रियापद छांटना है। उत्तर में सबसे पहले लिखना है खेलता हूं। सबसे पहले उत्तर जब लिखेंगे तो खेलता हूं बराबर करके लिखेंगे। ये कौन सी क्रिया है? क्योंकि वाक्य को समाप्त कर रही है, तो ये समापिका क्रिया है। समापिका क्रिया है। इसमें खेलता हूं, दो चीज आ रही है, खेलता हूं, तो ये संयुक्त क्रिया है, संयुक्त है। ठीक है, संयुक्त। फिर तीसरी चीज, इसमें ये सकर्मक है कि अकर्मक है? इसमें फुटबॉल खेलना कर्म बता रहा है कि कौन सा फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको लिखना है। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया है खेलता हूँ, उसके सामने लिखा है सकर्मक, संयुक्त और समापिका, संयुक्त और सकर्मक क्रिया। दोबारा से देख लीजिए, जो मैंने लिखा है ये आपके सामने है, ये इसका उत्तर है, इसका भेद है। क्रिया तो ये होगी खेलता हूं, और उसका भेद क्या हो गया? क्रियापद हमने छांट दिया खेलता हूं, और उसका भेद हो गया समापिका, संयुक्त और सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से दूसरे वाले में, वह कक्षा में पढ़ रहा था। तो ये जो पढ़ रहा था, ये इसका उत्तर हो जाएगा, पढ़ रहा था। और उसके आगे इसी प्रकार से, जैसे कि मैंने पहले में लिखा है, समापिका, संयुक्त, सकर्मक क्रिया, ये आपको दूसरे में भी लिख देना है। अब खंड ग और घा देखते हैं। खंड ग और घ में क्या है? निम्नलिखित खंड ग और घ में यथा निर्देश उत्तर दीजिए। ईश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात वह सब जगह मौजूद है। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय छांटना है। तो इसका जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है वो है अर्थात। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थात। ठीक है, ऐसे ही अगले घ में क्या है? शाबाश तुमने महत्वपूर्ण कार्य किया। इसमें विस्मयादि बोधक शब्द को छांटना है। तो विस्मयादि बोधक शब्द है इसमें शाबाश। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शाबाश। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नांकित का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। यथा निर्देश मतलब जैसा आगे निर्देश दिया है। जैसे कि का है, गोपाल ने नवनीत खाया। कर्म वाच्य में इसको बदलना है, तो हो जाएगा को गोपाल द्वारा नवनीत खाया गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगला है, राम के द्वारा धनुष तोड़ा गया। इसको कर्तरी वाच्य में परिवर्तित करना है, तो द्वारा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? राम ने धनुष तोड़ा। ठीक है, ये इसके उत्तर मैंने सामने लिख दिए हैं। फिर ग है, माली फूल उगाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताना है, तो ये सरल वाक्य है, इसका प्रकार हो जाएगा सरल वाक्य। फिर घ है, यदि तुम परिश्रम करते तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें तो आया है, तो जो है मिश्र वाक्य में आता है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 का है, निम्नलिखित शब्दों में से पयोधर, पयोधर होता है बादल। ठीक है, शब्द का अर्थ छांट कर लिखिए। तो पर्वत, वारिद, निर्धि, नीरज, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शनों में से आपको छांटना है, तो इसका सेकंड वाला उत्तर हो जाएगा वारिद। ठीक है, अब है ख, निम्नलिखित शब्दों में से कौन राकेश शब्द का अर्थ नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, राकेश शब्द का अर्थ नहीं है। तो राकेश शब्द का अर्थ दिनकर नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दिनकर। दिनकर, क्योंकि दिनकर जो है सूरज का पर्यायवाची होता है, तो इसका अर्थ दिनकर नहीं है। तो मयंक, सुधांशु, चंद्रमा, ये सब राकेश के पर्यायवाची शब्द हैं। मित्रों, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये कविता है, उस कविता को पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने जो कविता है, ये
तुलसीदास जी की कविता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कविता है उससे ये कविता दी गई है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सोमा भट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मरि जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु सहो कहो सहो रिस रोकी। सुर मरि मही सुर हरिजन रुगाई, हमरे कुलीन पर न सुराई, बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत उपा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। तो ये थी कविता, इसको आप पढ़ना और फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने। इसमें पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया। लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया। तो लक्ष्मण ने परशुराम जी से क्या कहा, देख। लक्ष्मण जी परशुराम से मृदुवाणी में बोले, हे मुनि परशुराम, आप स्वयं को महाभट्ट मानी, आप अपने को महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारो, बार बार मुझे कुलाड़ी दिखाते हो। चाहत उड़ावन फूकी पारो, आप तो फूक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया कौनाई, यहाँ पे कुमड़े की बतिया कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाई, जो आपकी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने आपका कुलाड़ी और धनुष बाण को देखकर कुछ कछु कहा सहित अभिमाना, कुछ अभिमान के साथ कह दिया है। बस। इसमें दूसरा प्रश्न आता है, लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया। लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में बताया कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, कि परशुराम जी हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे परिवार में सुर मन देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब ईश्वर का भक्त, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय, हमारे परिवार में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, इन पे सुराई नहीं दिखाई जाती, वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण ने कहा कि हमारे परिवार में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि बधे पापू अपकीर्ति हारे, इनका वध करने से पाप लगता है, और अपकीर्ति हारे, इनसे हारने से क्या है, अपकीर्ति होती, अपयश होता है। तो मारतहु पाप परिह तुम्हारे, अगर आप मुझे मारेंगे भी, आप ब्राह्मण देवता हैं, तो मैं आपके पांव में पड़ जाऊंगा। इसी में प्रश्न संख्या 3 है, वैसे 2 ही करने हैं लेकिन तीसरा भी बता देता हूं। यहाँ कोमड़ बतिया कौनाई में निहित अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ कोमड़ बतिया कौनाई का मतलब है कि यहाँ पर कमजोर कोई नहीं है जो आपके धमकाने से कोई डर जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड कविता भी दी है, दूसरी कविता भी दे रखी है जयशंकर प्रसाद जी की। अगर आपको वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाली कविता के प्रश्न उत्तर नहीं आते हैं तो आप दूसरी कविता के प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, अथवा आपको एक ही करना है, चाहे वो वाली कविता करो चाहे ये वाली करो। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी या अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत निधिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे गागर रीति। तो ये है कविता, आप कविता पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न इसमें दिया है, असंख्य जीवन इतिहास का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका तात्पर्य जो है, कवि के हृदय में उसके अनगिनत परिचित और अपरिचित लोगों की जीवन गाथाएं आत्मकथ्य के रूप में अंकित हैं, जिनको कवि ने असंख्य जीवन इतिहास कहा है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा ख वाला प्रश्न है, इसमें अपना व्यंग्य मलिन उपहास का आशय क्या है। तो इसका जो आशय है, कवि का आशय स्वयं की भूलों पर हंसना और दूसरों के व्यंग्य का पात्र बनने से है।
अपना व्यंग्य वनिल उपहास का मतलब है अपनी भूलों पर हंसना और दूसरों के व्यंग्य का पात्र बनना। ग वाला प्रश्न है, गागर रीति से क्या समझते हैं? गागर रीति से तो कवि कहना चाहता है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उल्लेख वह आत्मकथ्य के रूप में करे, अर्थात सफलता और उपलब्धियों के नाम पर उसकी जो जीवन की गागर है वो बिल्कुल खाली है। गागर रीति मतलब जीवन का गागर बिल्कुल खाली है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता? अट नहीं रही है, कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, फागुन में मौसम फागुन में मौसम ना अधिक ठंडा होता है और ना अधिक गर्म। खेतों में फसल पककर तैयार हो जाती है। फागुन में ही रंग और उल्लास का त्यौहार होली आता है। टेसू के फूल खिल उठते हैं। गांव में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। अन्य ऋतुओं में या तो शीत या गर्मी में व्यतीत होती हैं, किंतु फागुन का महीना इन सबसे अलग ही है। प्रश्न है ख, नागार्जुन की फसल शीर्षक कविता का सार संक्षेप में बताइए। उत्तर देखेंगे, कवि नागार्जुन ने फसल को नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन के संकोच के विभिन्न रूपों में देखा है। इन सबका समन्वित रूप ही फसल है। यदि इनमें से एक भी वस्तु का अभाव होगा तो फसल नहीं हो सकेगी अथवा वांछित परिणाम देने वाली नहीं होगी। 8 का ग प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, कवि जीवन रूपी यात्रा में स्वयं को अत्यधिक थका हुआ अनुभव करता है, इसलिए उसके पास स्मृतियों का ही सहारा है जिसके माध्यम से वह जीवन में आगे का रास्ता तय करेगा। स्मृति को पाथेय बनाने से आशय है कि जीवन की मधुर स्मृतियां व्यक्ति को जीवन की विषम परिस्थितियों में उसका संबल और प्रेरणा बनकर उसे अबाध रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए उत्साहित करती रहती हैं। वह स्मृतियां उसके लिए इस प्रकार महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, जिस प्रकार निरंतर चलते जाने से पथिक की शक्ति जब क्षीण हो जाती है और उसका शरीर शिथिल होने लगता है, तब पाथेय उसे नव स्फूर्ति और शक्ति प्रदान कर उसकी आगे की यात्रा को पूर्ण करने में सफल होता है। प्रश्न संख्या 9 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? प्रश्न 9 के का उत्तर देखिए। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चित्त चंचल हैं, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं रहते हैं। प्रश्न संख्या 9 का ख प्रश्न है, उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। आइए उत्साह कविता का संदेश देखते हैं। संदेश है, उत्साह जो है आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल कवि निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी ओर वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के पल्लवन के लिए क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि ने जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखा है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है। सामाजिक क्रांति या परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला जी ने इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखा है। मित्रों, अब आता है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश होंगे आपकी पुस्तक क्षितिज से, जो गद्य खंड है उससे ये गद्यांश दिए हैं, तो वहां से आपको इन गद्यांशों को पढ़ना है और इन गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिए। मैंने ये गद्यांश पढ़ लिया है। आप इस गद्यांश के को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। मैं आपको उत्तर बताता हूं।
गद्यांश में पहले गद्यांश में पहला प्रश्न है, आषाढ़ की रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए। इसका उत्तर आपके सम्मुख है। आषाढ़ की रिमझिम है, यहां से शुरू हो जाएगा। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। यहां तक इसका उत्तर हो जाएगा, यहां से यहां तक। इसी में दूसरा प्रश्न है, ख बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए। तो यहीं से हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो बाल गोविंद भगत का यहां से है उनका, उनका मतलब बाल गोविंद भगत का कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, मतलब वो गीत गा रहे हैं, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। ये यहाँ तक उत्तर इसका हो जाएगा अगर यहाँ से करोगे, नहीं तो अपने आप बना के उत्तर लिखना होगा। लेकिन अगर यहीं से आपको छांटना है तो यहाँ से यहाँ तक ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दो गद्यांश दे रखे हैं, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक के मैंने आपको बता दिए, दूसरा गद्यांश आपके सामने है। दूसरा गद्यांश है, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपड़ी लिखी माँ, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें, पिताजी की हर ज्यादती को वह अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। वे उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, ना उनका त्याग ना उनकी सहिष्णुता। तो ये था गद्यांश। गद्यांश को आपने पढ़ा। अब उसमें प्रश्न है, लेखिका अपनी माँ को पिता के ठीक विपरीत क्यों देखती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से कि पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। यहीं से आप लिख लेंगे, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें, पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य, बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। तो यहाँ से यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। अब इसी में दूसरा प्रश्न आता है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण देखे और किस रूप में देखे। तो लेखिका की जो माँ थी वो धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उनकी माँ में। माँ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति वाली थी, ठीक है। और क्या था उसमें, वो बच्चों की हर जिद को जिद को अपना फर्ज समझकर सहज भाव से करती थी, ठीक है। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उनकी माता ने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया था। तो और वो उनके पिता की हर ज्यादती को अपना प्राप्य समझकर बच्चों की हर उचित अनुचित मांग को फरमाइश को पूरा करती थी। तो ये गुण थे उनमें। और लेखिका ने अंत में कहा कि मेरी माँ मेरा कभी आदर्श नहीं बन सकी, ना उनका त्याग ना उनकी सहिष्णुता। मित्रों, अब हम चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मानव ने सुई धागे का आविष्कार अपने शरीर को ढकने की मूलभूत आवश्यकता के कारण किया होगा। शीत और गर्मी से बचने के लिए मानव को कपड़ों की आवश्यकता अनुभव हुई, या शरीर सजाने के लिए उसे कपड़ा सिलने की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। प्रश्न संख्या 11 का ख आता है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो इसका उत्तर देखते हैं। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ये निम्नलिखित कारण हैं। निम्नलिखित कारण से आप देख सकते हैं। जब
बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो उस समय सामान्य लोगों की तरह शोक करने की बजाय भगत ने उसकी सैया के समक्ष गीत गाकर अपने भाव प्रकट किए और बोला, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, यह आनंद मनाने का समय है, दुखी होने का नहीं है। आगे क्या किया उन्होंने, बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार संपन्न करवाया, जबकि स्त्रियों से दाह संस्कार नहीं कराया जाता था, लेकिन उसने अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार करवाया। और समाज में विधवा विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करा देने को कहा। और चौथी बात है कि अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के वो विरोधी थे। यही सब कारण है कि जिससे हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। मित्रों, प्रश्न संख्या 11 के ग पे चलते हैं। 11वें प्रश्न का ग, एक कहानी यह भी नामक आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा है कि वह सोचते थे कि रसोई में लेखिका का रहना या कार्य करना उसकी अपनी क्षमता और प्रतिभा को चूल्हे में झोंकना है, इसलिए उन्होंने रसोई घर को भटियार खाना कहा है। प्रश्न संख्या 12 का देखते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते क्यों? नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हालदार साहब देशभक्त थे, उनकी नेताजी के व्यक्तित्व में रुचि थी, वह नेताजी से प्रभावित थे, इसलिए वे प्रतिदिन रुककर देखते कि आज नेताजी की मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा है। प्रश्न संख्या 12 का ख देखते हैं। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्या कारण था उनकी पुत्र वधू उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उनकी वृद्धावस्था के कारण उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका तर्क था, वृद्धावस्था में कौन भगत जी के लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन उनकी देखभाल करेगा, कौन उनको चुल्लू भर पानी पिलाएगा। ऐसे ही सब कारणों से भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, वो उनके लिए बहुत चिंतित थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पे 4 प्रश्न है, क ख ग घ। आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं यहाँ चारों प्रश्नों के उत्तर आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चे हठपूर्वक अपनी बात मनवाकर, माता पिता को प्यार कर, उनके साथ विविध प्रकार के खेल खेलकर, उनके पूजा पाठ आदि कार्य का अनुकरण करके, झूठा बहाना बनाकर, परेशान करके और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के माध्यम से माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 13 का जो ख है वो है, माता का अंचल पाठ में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारे सामने, 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति और आज की ग्रामीण संस्कृति में बहुत परिवर्तन हो गया है। पूजा पाठ के संदर्भ में पहले लोग सूर्योदय से पहले उठते थे और नहा धोकर पूजा करते थे, रामायण का पाठ करते थे। आज यह परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। लोग सुबह देर से उठते हैं, पूजा पाठ से लोगों का बहुत सरोकार नहीं रह गया है। रामायण पाठ करना तो दूर की बात है, घरों में रामायण मिलती भी नहीं है। और पुरुष प्रायः बड़ी रोबदार मूछें रखते थे और सिर पर मोटी चोटी रखते थे। अब मूछें और चोटी रखने का चलन लगभग समाप्त हो गया है। सिर में लोग सरसों का तेल लगाया करते थे, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम हुआ करता था। अब पहले तो लोग सिर में तेल लगाते ही नहीं
और लगाते भी हैं तो तरह तरह के खुशबूदार तेल लगाते हैं, जिनसे खुशबू आए ऐसे तेल लगाते हैं। और भोजन में क्या होता था? भोजन में गोरस की प्रधानता थी। दूध, भात, दही वगैरह खाते थे। आज फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है। मनोरंजन और खेल खिलौनों में नौटंकी, तमाशा, दुकान सजाना, बारात के जुलूस निकालना आदि प्रमुख था। 30 के दशक में बारात में पालकी आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। अब मनोरंजन में रेडियो, टीवी आदि का बोलबाला है, मोबाइल है। घरौंदा जैसे शब्दों का अर्थ तक बच्चों को मालूम नहीं है। बारात में पालकी का स्थान आज सजी धजी मोटर गाड़ियों ने ले लिया है। और बच्चों के खेलों में लोक गीतों और लोक संगीत का बाहुल्य था पहले, लेकिन आज क्या हो गया है? आज तो डीजे चलता है ना? आज यह सब ग्राम्य संस्कृति से जैसे विलुप्त हो गया है। चोट आदि लगने पर प्राथमिक उपचार के रूप में हल्दी आदि घरेलू नुस्खा का प्रयोग किया जाता था। आज बात डिटॉल से प्रारंभ होती है और डॉक्टर की पट्टी पर जाकर समाप्त होती है। तो बहुत परिवर्तन आया है, लिखने को बहुत है और ये तो बड़ा आंसर हो गया है। तो इसमें अपने विचार लिखने हैं कि 30 के दशक में क्या होता था और अब क्या होता है। अब है प्रश्न संख्या 13 का ग। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर है, लेखिका जब गंतोक पहुंची तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक उन्हें सम्मोहित करने लगा। वह सम्मोहित अवस्था में सोचने लगी जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर पहाड़ी ढलानों पर तराई में सितारों के गुच्छ रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। तो लेखिका इससे बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो गई, सम्मोहित सी हो गई, उत्साहित हो गई। इस तारों को देख कर के झिलमिलाते सितारों को देखकर उसको बहुत ही अच्छा लगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13 का घ। अंतिम है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जितेन नार्गे जो था वो कुशल गाइड था, तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। अब एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। क्या क्या गुण होना आवश्यक है? देखिए, नंबर 1 बात यह है कि एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भलीभांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा ख है, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो, क्योंकि जो घूमने आ रखा है वो उससे प्रश्न करेगा, क्वेश्चन करेगा, तो उसे सब प्रश्नों के आंसर भी पता होने चाहिए। चौथा, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। पांचवा, गाइड को कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों में का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके और अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। ठीक है। और छठा, कि गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो सके। इसके लिए उसे हर उस छोटे बड़े प्राकृतिक रहस्यों और बातों का ज्ञान हो जो यात्रा में रुचिपूर्ण हो सके, यात्रा को रुचिपूर्ण बनाए। फिर सातवां जो है, एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना चाहिए, वो मधुर वाणी वाला होना चाहिए। इससे उसकी पूरी यात्रा क्या होगी? प्रभावशाली होगी। उसकी पूरी यात्रा प्रभावशाली बनेगी और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहेगी। तो ये कुछ गुण थे जो कि एक कुशल गाइड में होने चाहिए। मित्रों, अब हम चलते हैं खंड बा। खंड बा जो है हमारा संस्कृत की एक पुस्तक है, हमारी संस्कृत विनोदिनी, उससे ये खंड बा पूछा गया है। खंड बा, इसमें 14वां प्रश्न आता है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा त्रीन प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत।
यानी कि नीचे जो गद्यांश दिया है, संस्कृत का गद्यांश है, उसको पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा संस्कृत का गद्यांश है, हरिद्वारम उच्च शिक्षाया संस्कृत शिक्षाया योग शिक्षाया आयुर्वेद शिक्षाया प्रौद्योगिकी शिक्षाया चापी केंद्रम अस्ति। हरिद्वार जो है उच्च शिक्षा का, संस्कृत शिक्षा का, योग शिक्षा का, आयुर्वेद शिक्षा का और प्रौद्योगिकी की शिक्षा का केंद्र है। ठीक है ना। अत्र गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ और प्रमुख शिक्षक केंद्र हैं। अत्र भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल है। रुड़की नगर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी है, रुड़की में आईआईटी है। अनेके नवनिर्मिता अनेके नूतना, अनेक नए निर्मित और अनेक नए उद्योग यंत्रगार हैं जो देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है ना। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से पौराणिक संस्कृति सह आधुनिक भारतीय विकास से प्रौद्योगिकिया चा अत्र दर्शनम कर्तुम शक्यते। इस प्रकार से पौराणिक संस्कृति के साथ आधुनिक भारतीय विकास प्रौद्योगिकी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। तो ये तो था गद्यांश। अब इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसमें से ढूंढने हैं, सारे उत्तर इसी में हैं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि हरिद्वार कस्या केंद्रम अस्ति, हरिद्वार किसका केंद्र है। तो इसका उत्तर यहीं पर दिया है, शुरू वाली लाइन में ही दिया है। आप देख लीजिए, मैंने निशान भी लगा दिया है, पहले ही निशान लगा दिया है। हरिद्वारम यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आएगा उत्तर। हरिद्वारम उच्च शिक्षाया संस्कृत शिक्षाया योग शिक्षाया आयुर्वेदिक शिक्षाया प्रौद्योगिकी शिक्षाया और चापी केंद्रम अस्ति, यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रौद्योगिकी शिक्षाया के बाद चापी केंद्रम अस्ति। अब आता है दूसरा प्रश्न है, हरिद्वारे कानि प्रमुखानि शिक्षण केंद्राणि संति, मतलब हरिद्वार में कौन कौन से प्रमुख शिक्षण के केंद्र हैं। तो यहीं पर दिया है और मैंने निशान भी लगा दिया है, आपको देख लीजिए, यहीं पे है। अत्र गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ च प्रमुखानि शिक्षक केंद्राणि संति। यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है के देशस्य प्रगतो महत्वपूर्ण योगदानम ददति। ये प्रश्न है, कौन देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यहीं पर इसका उत्तर यहीं पर आपको मिल जाएगा, यहीं पर दिया है, आप देखिए, निशान मैंने लगा दिया है, यहीं से देखिए, यहाँ से उत्तर है। अत्र भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, रुड़की नगरे स्थितम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, अनेक नवनिर्मिता अनेके नूतना उद्योग यंत्रगारा च देशस्य प्रगतो महत्वपूर्ण योगदानम ददाति। यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा उत्तर इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, हरिद्वार कस्य दर्शनम कर्तुम शक्यते। हरिद्वार में किस चीज के दर्शन कर सकते हैं। अब किस चीज के दर्शन हो सकते हैं, तो हरिद्वार में किस चीज के दर्शन होते हैं, आप देखिए, हरिद्वारे, आप लिखेंगे हरिद्वारे पौराणिक संस्कृति से है आधुनिक भारतीय विकास से प्रौद्योगिक्या च दर्शनम कर्तुम शक्यते। तो ये हो जाएगा कि पौराणिक संस्कृति के साथ आधुनिक विकास के प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। तो इस चारों प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश में है। पूरा गद्यांश उत्तरों में ही है, सारा गद्यांश उत्तरों में ही निपट गया। 4 गद्यांश, चारों प्रश्नों के उत्तर इसी में मिल जाएंगे। मित्रों, अब देखते हैं हम 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा दो प्रश्नों पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यानी कि अब पद्यांश हमारे पास है, श्लोक है, उसको पढ़ना है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पद्यांश को पढ़ना है। पद्यांश हमारे पास है, मैंने पहले भी इसको पढ़ाया है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानु उद्देश्य हंसस्यति पंकजाली, इत्थम विचित्यति कोसगते द्विरूपे, हा हंत हंत नदीनिम गजु उज्जारा। अब इसको क्या मतलब है, इसमें क्या है कि एक
दुरेप दुरेप होता है भंवरा। एक भंवरा जो है कमल पुष्प में बंद हो गया। दिन में वो कमल पुष्प में बैठा था, लेकिन शाम को जैसे ही सूर्य छिपता है तो कमल पुष्प बंद हो जाता है। कमल पुष्प के अंदर एक भंवरा बैठा है। भंवरा कोष गते मतलब उस कोष में बैठा हुआ है, पुष्प के अंदर बैठा हुआ है और विचिंतयन्ति सोच रहा है। इत्थम यह सोच रहा है, क्या सोच रहा है? रात्रिर गमिष्यति। वो वहां से निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है, बस वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि रात्रिर गमिष्यति, रात बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर सुबह होगी, प्रातः काल होगा। भास्वानु उदिष्यति, भास्वानु यानी कि भास्कर देवता यानी कि सूर्य भगवान जो उदय होंगे, सूर्य का उदय होगा। हसिष्यति पंकजाली, और ये पंकज का फूल, ये जो कमल का पुष्प है खिलेगा और मैं यहाँ से निकल के भाग जाऊंगा। ये वो सोच रहा है। हा हंत हंत, ये दुर्भाग्य हुआ कि उस समय नलिनीम गज उज्जारा, एक गज आया, एक हाथी आया और उसने उस कमल की नलिनी को, जिसमें फूल लगा है, उसको उजाड़ दिया, उसको तोड़कर पांव से कुचल दिया, मसल दिया। तो ये श्लोक का अर्थ था। अब इसमें प्रश्न है। प्रश्न आप पहला प्रश्न इसमें आता है। पहला प्रश्न है कि सुप्रभात कदा भविष्यति, सुप्रभात कब होगी? सुप्रभात कब होगी? जब रात्रि बीत जाएगी। तो पहली लाइन में ही उत्तर है, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, यानी कि रात बीत जाएगी और होगी सुप्रभात। ये पहली लाइन में ही उत्तर है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आता है, दूरी दूरेप किम विचितयन्ति, जो भौरा है वो क्या सोच रहा है? तो भौरा क्या सोच रहा है? भौरा सोच रहा है, रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्मान उद्देश्यति हसिष्यति पंकजाली, इतम विचित्यति कोशगते दूरीपे। यानी कि ये पूरा लाइनों में इसका उत्तर है, ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है, गजह काम उजारा, गज ने क्या उजाड़ दिया? गज ने नलिनी को, कमल के पुष्प को उजाड़ दिया था। तो इसका यहीं से उत्तर है। ये देखो छोटा सा उत्तर यहीं पे मिल गया कि नलिनीम गज उज्जारा, ये श्लोक में ही है। आप देख लीजिए श्लोक में है ये, नलिनीम गज उज्जारा। तो केवल 2 प्रश्न करने थे, तो 3 इसमें प्रश्न दिए थे, केवल 2 करने थे। तो आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, पठित पाठाधीरतान तीन प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पठित पाठों के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। जो आपने पाठ पढ़े हैं संस्कृत विनोदिनी से, उन पाठों के आधार पर ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है सत्संगति पाठ से। पहला प्रश्न है कि सत्संगते जनेषु कीदृशा प्रभाव भवति, सत्संगति से लोगों में क्या प्रभाव होता है? तो सत्संगति से मानव जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये उत्तर हमने लिख दिया यहीं पर। उत्तर है सत्संगते मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति, सत्संगति से मानव जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो खा वाला है, खा है, मुने किम प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति, मुने मुने मतलब मुनि, ऋषि मुनि, किम प्राप्तुम क्या प्राप्त करने के लिए, हिमालयम गच्छन्ति हिमालय जाते हैं। तो यहीं पे उत्तर दे दिया हमने कि मुने शांतिम प्राप्तुम हिमालयम गच्छन्ति, मुनि लोग जो हैं शांति प्राप्त करने के लिए हिमालय में जाते हैं। अब आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरिद्वारम केषां प्रमुख तीर्थस्थलम अस्ति, हरिद्वारम केषां प्रमुख, हरिद्वार किसका प्रमुख तीर्थ स्थल है? हरिद्वार किसका प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो हरिद्वारम भारतीय नाम, हरिद्वार भारतीयों का प्रमुख तीर्थ स्थलम अस्ति, प्रमुख तीर्थ स्थल है। हरिद्वार भारतीयों का तीर्थ स्थल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है चाणक्य का आसीत। प्रश्न है चाणक्य का आसीत, चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री था। तो इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य चंद्रगुप्त से मंत्री आसीत, चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री था। अब आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, अधोलिखितेषु शब्देषु यथोचित शब्दम चित्वा केवल चत्वारि रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये शब्द सूची यहाँ पर दे रखी है, मंजूषा यहाँ पर दे रखी है, ये शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को खाली स्थानों में भरना है। मैंने खाली स्थानों में भर दिया है, आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने खाली स्थान भर दिए हैं। आपको केवल 4 भरने थे परीक्षा में, मैंने 6 के 6 यहाँ पर भर दिए हैं। पर्वतेषु श्रेष्ठ हिमालय, यानी कि पर्वतों में जो हिमालय क्या है वो श्रेष्ठ है। फिर है सज्जनानाम संगति सत्संगति भवति,
फिर है गंगा हिमालयात् प्रवहति, गंगा हिमालय से निकलती है। निरपा एक बारम चाणक्याय कंबलानि दत्तवान, एक बार राजा ने चाणक्य को कंबल दिए। तो चंद्रगुप्त मगध देशस्य निरपा आसीत्, चंद्रगुप्त मगध देश का राजा था। और हंस नीर क्षीर विवेकी भवति, हंस नीर और क्षीर यानी कि पानी और दूध को अलग करने का विवेक गुण रखता है। तो ये शब्द मैंने भर दिए हैं, आप इस तरह से इनको भरना था परीक्षा में। आप चेक कर लीजिएगा अपने आंसर, आप जो आप लिख के आए हैं परीक्षा में, कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 है अधोलिखितेभ्य अधोलिखितेभ्य यथा निर्देशम केवलम चत्वारि प्रश्नान उत्तरत, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार केवल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका का है संधिम कुरुत, संधि करना है, संधि मतलब जोड़ना है। तो यहाँ मैंने संधि कर दी, ने अका का क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। और सूर्योदय, सूर्य और उदय का हो जाएगा सूर्योदय। तो ये उत्तर हैं जो मैंने रेड में लिखे हैं। तो आप देख लीजिए, आप अपना चेक कर लीजिए आप सही लिख के आए कि नहीं लिख के आए। अब 18वें के खा वाला जो प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, यहाँ पर संधि विच्छेद करने हैं। तो मैंने यहाँ कर दिए हैं, आप देख लीजिए। स्वागतम का हो जाएगा सुआगतम, सुआगतम। इत्यादि का हो जाएगा इति आदि, इति धन आदि, इति धन आदि, सुधन आगतम और इति धन आदि। ये इसका संधि विच्छेद हो गया। 18 का जो ग है, ग वाले में था समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामोल्लेख कुरुत, यानी कि समास विग्रह कर समास का नाम भी लिखना था। तो सबसे पहला शब्द हमारे पास था नीलोत्पलम। नीलोत्पलम क्या होता है, नीलोत्पलम होता है नीलकम, नील उत्पल, नीलम उत्पलम। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए नीलम चा तत् उत्पलम। तो ये कर्मधारय समास में होता है, कर्मधारय समास इसका नाम है। इसी में जो दूसरा शब्द आया है वो है राम लक्ष्मणों, रामः चा लक्ष्मण चा, ये द्वंद्व समास है। 18 का घ प्रश्न है अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गानाम पृथक कृत्वा लिखत, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग को पृथक करके लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द हैं इनमें उपसर्ग अलग कर दिया है। अनभिज्ञ में अन हो जाएगा, यहाँ पर अन अलग हो जाएगा और भिज्ञ अलग हो जाएगा। तो ये उपसर्ग हो जाएगा अन, ठीक है। इसी प्रकार से जो दूसरा शब्द है अनुकूलम में, ये अनु जो है इसका उत्तर हो जाएगा अनु, उपसर्ग हो जाएगा। 18वें का जो 5वां प्रश्न है वो है कोष्ठके प्रददेशु शब्देशु शुद्धम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि कोष्ठक में दिए गए शुद्ध शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर है पत्राणी पतंती, पत्राणी पतंती, पत्ते जो हैं पतंती गिर रहे हैं, मतलब वृक्ष से अलग हो रहे हैं। वृक्ष से अलग होने के अर्थ में आ जाएगा वृक्षात, यहाँ पर आ जाएगा वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्षात पत्राणी पतंती, ठीक है। इसी प्रकार से गंगा निश्यति, गंगा निकलती है, हिमालय से निकलती है तो हो जाएगा हिमालयात, क्योंकि हिमालय को छोड़ रही है। से अलग होने के अर्थ में हिमालयात यहाँ पे प्रयोग होगा। तो आप देख लीजिए, पहले वाले में मैंने बताया वृक्षात आएगा, दूसरे वाले में हिमालयात आएगा। अब हम पहुंच जाते हैं अंतिम प्रश्न जो कि 19वां प्रश्न है निम्नांकित शब्द सूचित चतुर्णाम शब्दानाम वाक्य प्रयोग कुरुत। नीचे जो शब्द हैं उनमें से 4 शब्दों के वाक्य में प्रयोग करने हैं। पहला जो शब्द है देख लीजिए, सबसे पहले है यहाँ पर गच्छसि, सबसे पहले है गच्छसि। तो गच्छसि का हो जाएगा त्वम दिलीपस्य गृहम गच्छसि, तुम दिलीप के घर जाते हो, तुम दिलीप के घर जाते हो। तो इस प्रकार से संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है इनका, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा वाला हो जाएगा खा वाला है पतंती। तो पतंती तो अभी मैंने बताया वृक्षात पत्राणी पतंती, यही इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। यहीं ऊपर दिया हुआ था वृक्षात पत्राणी पतंती, ये दिया था यहाँ पर वृक्षात पत्राणी पतंती, तो इसी को वाक्य प्रयोग कर सकते हैं वृक्षात पत्राणी पतंती। अब आता है ग में है वयम, वयम, वयम का वाक्य प्रयोग करना है वयम कंदुकेन क्रीडाम, वयम कंदुकेन क्रीडाम, मतलब हम सब जो हैं क्या कर रहे हैं, कंदुकेन खेलते हैं, मतलब गेंद से खेलते हैं, ठीक है। अब आता है बालकाय, घ में आ गया शब्द बालकाय, बालकाय, बालकाय मिष्ठानम ददाती, बालक, बालक के लिए यानी कि बालक को मिष्ठानम ददाती, बालक के लिए मिष्ठान ददाती देता है।
बालक के लिए, बालक को मिष्ठान ददाती मतलब देता है। फिर सा है, श का क्या वाक्य प्रयोग हो जाएगा? श का हो जाएगा श श्व देहरादूनम गमिष्यति, वह कल देहरादून जाएगा, वह कल देहरादून जाएगा। श्व मतलब आने वाला कल को बोलते हैं, तो वह कल देहरादून जाएगा। अब आता है अगच्छताम, अगच्छताम का हो जाएगा राम लक्ष्मणो वनम अगच्छताम, राम और लक्ष्मण वन गए, राम लक्ष्मण दोनों कहाँ गए? कहाँ गए? वन गए। ठीक। अब दिया है अथवा, यदि आपको वो शब्दों के वाक्य प्रयोग करने को नहीं आ रहे तो ये वाला कीजिए, अधोलिखितेभ्य वाक्येभ्य द्वयो संस्कृतानुवादम कुरुत, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में से दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यदि आपको संस्कृत में वाक्य प्रयोग नहीं आ रहे उसका उत्तर, तो आप संस्कृत में अनुवाद कर लीजिए, हिंदी दे रखी है उसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपके सामने है, वह फूल सूंघती है, सा पुष्पम जिगृति, ठीक है। हम दोनों विद्यालय गए, आवाम विद्यालयम अगच्छाव, तुम रामचरित मानस पढ़ो, तुम रामचरित मानसम पठ। तो इस प्रकार से चाहे वो वाला प्रश्न कीजिए चाहे ये वाला प्रश्न कीजिए। इस प्रकार मित्रों हमने उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का ये पेपर देखा जो अभी 2024 में हुआ है, लेटेस्ट है। तो आप अपनी आंसर, अपने जो भी आप परीक्षा में लिख कर आए हैं उनके आंसर आप मिला लीजिए, आप कितना सही करके आए कितना गलत करके आए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।